गुड मॉर्निंग ऑल आईएएस एस्पिरेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आईएएस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट एक डेढ़ महीने बाद में उनका मेंस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 22 अगस्त से आपका मेंस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। हमारी मेंस के पर्पज से क्लासेस चल रही हैं। आप अच्छी तरह से स्टडी करें, पूरा फोकस करते हुए वीडियो को देखिए, सुने और पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपना प्रयास करें। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोक नीति 12। लोक नीति की 12वीं क्लास होने जा रही है पब्लिक पॉलिसी की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीति निर्माण में प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, यानी पॉलिसी मेकिंग में प्रशासन का क्या रोल रहता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हर वर्ड हर टर्म को मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा। आपको पूरा फोकस करते हुए वीडियो को देखना है, सुनना है और अच्छी तरह से अपने आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका आईएएस मेंस रिटन एग्जामिनेशन है। लिखने वाला एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करना पड़ेगा, वो भी एक निश्चित टाइम पीरियड में। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान भी आपको रखना है कि कितने टाइम में हमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है हर दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी रोज डेली 1 बाय 1 क्लासेस करंट क्लासेस हो रही है। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, सिलेबस को हम छोड़ नहीं रहे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस हो रही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नीति निर्माण में प्रशासन की क्या भूमिका। अब देखिए, नीति निर्माण में प्रशासन की क्या भूमिका। सबसे पहले जो आपका मेन टॉपिक है वो है पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नीति निर्माण क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग क्या होता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, इन सब का वर्ड मीनिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है जगह जगह। हर बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज के टाइम में जो नीति निर्माण में प्रशासन की क्या भूमिका है, ठीक है ना, यानी जो पॉलिसी मेकिंग है आपका, पॉलिसी मेकिंग में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिसी मेकिंग, यानी पॉलिसी मेकिंग में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी नौकरशाह है वो सारे शामिल होते हैं। नौकरशाह पॉलिसी मेकिंग भी करते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी काम करते हैं। ये दोनों ही काम करने का काम नौकरशाह का होता है। नौकरशाह के लिए एडिशनल एडब्ल्यूडी एडिशनल हेल्पर होते हैं जो विभिन्न कार्मिक होते हैं जो नौकरशाह की हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग प्लस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, यानी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करना है, पॉलिसी प्रक्रिया को कैसे कंप्लीट करना है, पॉलिसी को आम जनता के हित के लिए कैसे अमल में लाना है, ये सारा काम नौकरशाह भी करते हैं। वैसे अगर देखा जाए, यानी नीति निर्माण में अगर प्रशासन की भूमिका हम देखे जाए तो प्रशासन नीति के निर्माण में कैसे हेल्प करता है, यानी नौकरशाह एक कोई भी टॉपिक आपका आ गया, कोई भी नीति आपने तैयार कर ली, अब उसके नीति के निर्माण में कैसे प्रशासन में जो काम करने वाले नौकरशाह कैसे डिसीजन लेते हैं, फिर कैसे उस नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको हम देख रहे हैं। वो चीज मैं आपको यह समझा रहा हूँ। तो इसमें कई बार प्रशासन को नीति निर्माण में, जैसे अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाए, पॉलिटिकल जो पीपुल है इनका भी मेन रोल रहता है नीति निर्माण में। मेन रोल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, तो इनका मेन रोल रहता है पॉलिसी मेकिंग में। तो ये लोग जो नौकरशाह होते हैं ये पॉलिटिकल लोगों को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटिशियन और नौकरशाह मिलकर नीति निर्माण और नीति फॉर्मेशन और नीति इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। लेकिन जो इसमें प्रशासन की मेन भूमिका इसलिए रहती है क्योंकि जो प्रशासन में जो लोग काम करते हैं नौकरशाह बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, बहुत दक्ष लोग होते हैं, बहुत कैपेबल लोग होते हैं, हर तरह से वो क्वालिफाइड होते हैं, बहुत स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, कई बार बहुत हाई क्वालिफाइड होते हैं, जैसे पीएचडी डीएससी के लोग इसमें शामिल होते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग इसमें होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो नीति निर्माण में काफ़ी हेल्प करते हैं और इसमें इनकी एडिशनल हेल्प के लिए विभिन्न कर्मचारी लोग होते हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी मिलकर इसमें काम करते हैं, जब जाके एक सही तरीके से पॉलिसी मेकिंग को हम कंप्लीट कर पाते हैं। जब पॉलिसी मेकिंग आपका बेटर तरीके से होगा तो ऑब्वियसली बात है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी बहुत सही तरीके से होगा। जब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन आपका सही होगा तो आम जनता तक सरकार की जो पहुंच है वो बहुत अच्छी तरह जाएगी, सरकार को आम जनता का विश्वास हासिल होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी नीतियाँ अच्छी होती है तो लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं और
नेक्स्ट गवर्नमेंट भी वही आता है, उनको नेक्स्ट गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते हैं और नेक्स्ट गवर्नमेंट भी वही आ जाती है, जो पहले गवर्नमेंट है वही दोबारा गवर्नमेंट रिपोर्ट हो जाती है। क्यों रिपोर्ट जाती है? क्योंकि हमारा पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो फिक्स होते हैं, वो तो सरकारी कार्मिक होते हैं, उनका तो 60 ईयर तक वर्क रहता है, लेकिन गवर्नमेंट तो बार बार चेंज होती है, कभी बीजेपी आ रही, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी किसी और पार्टी की आ रही, कभी किसी और पार्टी की आ रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें होता है। अब देखिए इसमें आगे और हम चर्चा करते हैं कि प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, और आगे इसमें और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको कि और इसमें क्या क्या बातें हैं जो समझने वाली हैं, ठीक है। देखिए नीति निर्माण में जो प्रशासन की भूमिका है मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार से वो रोल अदा करता है, 3 टाइप से वो नीति निर्माण में प्रशासन कैसे हेल्प करता है। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहली बात है, वो मैं आपको इससे पिछली वाली क्लास में बता देता हूँ। अब जो सेकंड बात है वो है विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब है कैसे जो नीतियों से रिलेटेड डाटा होते हैं, नीतियों से रिलेटेड जो भी सूचना होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। विश्लेषण का मतलब ये होता है एनालाइसिस करना। किसका एनालिसिस करना? इंफॉर्मेशन डेटा, ठीक है। तो नीति का निर्माण एक कठिन प्रोसेस है, देखा जाए तो नीति का जो निर्माण है एक कठिन प्रोसेस है। अब कठिन प्रोसेस कैसे है? क्योंकि नीति निर्माण करते समय बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास होते हैं, उसमें से राइट डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट माना जाता है। नीति निर्माण में राइट डिसीजन काफी डिफिकल्ट होता है, यानी जो पॉलिसी मेकिंग में है राइट डिसीजन वेरी हार्ड, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में राइट डिसीजन बहुत हार्ड माना जाता है, क्योंकि अगर आपका डिसीजन सही नहीं होगा तो आपका पॉलिसी सही नहीं होगी, और अगर आपका पॉलिसी सही नहीं होगी तो आपका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा, अगर आपका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है तो आपका जनता का आउटपुट आपको सही नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट को काफी आलोचना का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए, अतः प्रशासन का दायित्व है कि वह नीति संबंधी प्रस्तावों से रिलेटेड मुद्दों को संविधान के उपबंधों, संसदीय विधियों और नियमों के अंतर्गत विश्लेषण करें। देखिए प्रशासन के ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि वो नीति संबंधी जो भी प्रस्ताव होते हैं, नीति संबंधी जो भी प्रोविजंस होते हैं, नीति संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं, ठीक है, उनको संविधान के उपबंधों, संसदीय विधियों और नियमों के अंतर्गत विश्लेषण करना, यानी नीति संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू रूल एनालिसिस करना है, यानी अकॉर्डिंग टू रूल एनालिसिस देन इन्वॉल्व, ठीक है। यानी प्रशासन से रिलेटेड, नीति निर्माण से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी उपबंध होते हैं, सबसे पहला जो भी उपबंध होते हैं, जो भी संसद विधियों नियमों के अंतर्गत विश्लेषित करें, ये जो भी उपबंध होते हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन्हें नियमों के अकॉर्डिंग हमें लेते हुए एनालिसिस करना है, फिर उनको नीति निर्माण में शामिल करना है। सबसे पहले उसका नियमों के अकॉर्डिंग एनालिसिस नहीं होगा तो उसको हम नीति निर्माण में शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल नियमों के अकॉर्डिंग अगर वो वेरीफाई है तो ही उसे नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा। ये मस्ट रूल्स एंड कंपल्सरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, थर्ड है सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना। देखिए नीति निर्माण में इंफॉर्मेशन देना इसकी क्या भूमिका रहती है, इसको हम समझते हैं। नीति निर्माण के लिए किसी भी समस्या को पहचानने के लिए उपयुक्त आंकड़े तथा सूचना एकत्रित करने का कार्य प्रशासन का होता है। देखिए नीति निर्माण के लिए कोई भी समस्या आती है, जैसे नीति निर्माण करते समय, पॉलिसी मेकिंग करते समय कोई समस्या आती है सपोज, अब उस समस्या से रिलेटेड उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो भी सूचना या आंकड़े एकत्रित करने का कार्य है वो प्रशासन का होता है। यानी नीति निर्माण के मद्देनजर, नीति निर्माण के मध्याह्न, नीति निर्माण के अंतराल में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का काम प्रशासन का होता है। प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके प्रॉब्लम को एनालिसिस करता है, उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, देन पॉलिसी मेकिंग का काम आगे बढ़ता है। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी पॉलिसी मेकिंग का काम आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए अगली बात, जो सूचना एकत्रित करते हैं हम, आंकड़े और जो भी सूचना एकत्रित करते हैं, तो प्रशासन को काफी हेल्प मिलती है नीति निर्माण में, ठीक है। अब देखिए जिससे उपबंध आंकड़ों व सूचना के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जा सके। देखिए जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो भी सूचना हम कलेक्ट करते हैं, जब प्रशासन ये कलेक्ट करता है तो प्रशासन को काफी हेल्प मिलती है इन आंकड़ों और डाटा से, सूचना से, ताकि वो नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा। जो भी आंकड़े और सूचना होती है इनका मेन कंट्रीब्यूशन होता है नीति निर्माण में। मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसी
मेकिंग। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कैसे होता है? क्योंकि जो भी आंकड़े और सूचना हमें मिलती है, सबसे पहले प्रशासन क्या करता है, उन आंकड़ों और सूचना का एनालिसिस करता है कि ये जो पर्टिकुलर नीति हमने बनाई है, जो पर्टिकुलर नीति हमने सेलेक्ट की है, उसके हिसाब से ये उपयुक्त है या नहीं है, यूजफुल है या नहीं है, आम जनता तक इसका क्या हेल्प मिलेगी, आम जनता को उसका क्या आउटपुट मिलेगा, और फिर वापस सरकार को उसका क्या आउटपुट मिलेगा। कभी कभी कोई ऐसी पॉलिसी होती है जिसे सरकार को रेवेन्यू मिलता है और जनता का भी फायदा होता है। 2 in 1, 2 काम होते हैं, जनता का हित प्लस सरकार को रेवेन्यू, ये 2 काम होते हैं किसी भी पॉलिसी से। टू वर्क, फर्स्ट पीपल हैव, सेकेंड रिसीव्ड रेवेन्यू। ठीक है, ये 2 चीजें होती है, 2 आउटपुट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन। देखिए, नीति निर्माण में प्रशासन की भूमिका में विधायिका की क्या भूमिका रहती है, पॉलिसी मेकिंग में विधायिका की क्या भूमिका रहती है, पॉलिसी मेकिंग विधायिका की क्या भूमिका रहती है। विधायिका मतलब विधेयक से, यानी स्टेट के अंदर विधेयक पारित होते हैं विधानसभा में, सेंटर में विधेयक पारित होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अब देखिए, नीति निर्माण में विधानमंडल का अहम रोल रहता है, नीति निर्माण में विधानमंडल का अहम रोल रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि कई बार नीतियां विधानसभा द्वारा सेलेक्ट की जाती है, हर स्टेट में एक विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है, वहां से वो नीतियां सेलेक्ट की जाती है कि ये नीति बननी चाहिए और ये नीति सरकार को बनानी चाहिए। उसके बाद में सरकार उस नीति के ऊपर अपना वर्क करना स्टार्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए विधानमंडल तो होता है, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में तो होता है विधानसभा, विधानसभा में पॉलिसी अप्रूव, और सेंट्रल की अगर बात करें तो वहां होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। इन दोनों में पॉलिसी अप्रूव होती है। ठीक है, हालांकि नीतियों एवं प्रस्तावों की शुरुआत कार्यपालिका से होती है, बिल्कुल सही है। नीतियों और जो प्रस्ताव होते हैं, कोई भी पॉलिसी है या जो भी प्रोविजन है, उनकी शुरुआत अगर देखी जाए तो कार्यपालिका से होती है। कार्यपालिका से कब होती है? कार्यपालिका में ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन शामिल होते हैं, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। वो लोग ही नीति के निर्माण में अपनी पहल करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपसी मीटिंग होती है, उसके बाद में फाइनल डिसीजन ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन दोनों मिलकर ही करते हैं। देन नीति का निर्माण होता है, फिर नीति इंप्लीमेंटेशन होता है, उसके बाद में ही नीति सही तरीके से व्यवहार में आती है, अमल में आती है, उसके बाद में सरकार उस पर काम करती है, लोगों तक वो नीति पहुंचती है। ठीक है, लोगों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होती है, लोग उसका फायदा कैसे उठा पाते हैं, जनता का उसमें क्या हित होता है, ये सब कुछ उसके बाद में देखा जाता है। ठीक है, यानी कार्यपालिका का अहम रोल इसमें रहता है। कार्यपालिका से स्टार्टिंग होती है, यानी स्टार्टिंग कार्यपालिका से, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखिए, लेकिन इन प्रस्तावों पर विश्लेषण में चर्चा का काम विधानमंडल का होता है। ये जो भी प्रस्ताव आते हैं उन पर जो विश्लेषण और चर्चा, एनालिसिस और डिस्कस, उसका काम विधानमंडल का ही होता है। ये बात फिक्स है, फिक्स रूल है। जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी मुद्दे आते हैं नीति से रिलेटेड, उसके ऊपर विश्लेषण और चर्चा विधानमंडल का होता है। ये फिक्स रूल है, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें, बिल्कुल सही बात है। एवं इसकी स्वीकृति मिलने पर ही किसी नीति को क्रियान्वित किया जाता है। जब ये परमिशन आपको मिल जाती है विधानमंडल से, विधानसभा से, उसके बाद ही किसी भी नीति को इंप्लीमेंट किया जाता है, अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। अगर विधानमंडल से आपको परमिशन नहीं मिली तो नीति को आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी विधानमंडल ही से परमिशन मिलने के बाद ही नीति को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब नीति निर्माण में प्रशासन की क्या भूमिका है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे रिलेटेड आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिसी मेकिंग फॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नीति निर्माण में प्रशासन की क्या भूमिका है, इसको समझाइए। ये आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर स्टेप बाय स्टेप ऐसे देना है जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है। ठीक है, यही सबसे बेहतर तरीका है ताकि आप एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट डाल पाए और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल पाए। ठीक है, देखिए आगे, जो नीति के निर्माण में प्रशासन की भूमिका में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, यानी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसका नीति निर्माण में क्या रोल रहता है, इसको हम समझते हैं। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम, उसमें नीति निर्माण में क्या भूमिका रहती है, इसका जो मेन वर्क होता है, क्या होता है न्यायपालिका की भूमिका में, कार्यपालिका की नीतियों को अप्रूव करना, कार्यपालिका की नीतियों को वैधता प्रदान करना।
यानी कार्यपालिका की जो भी नीतियां होती है उसको वैधता प्रदान करना। ये देखिए न्यायपालिका का ये काम होता है, जो भी नीतियां तैयार की जाती है अब वो वैध है या अवैध है, यानी ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस बात की पुष्टि करने का काम न्यायपालिका का होता है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें तो ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है, जो नई दिल्ली में स्थित है। अगर स्टेट की बात करें पॉलिसी से रिलेटेड तो ये काम हाई कोर्ट के अंदर होता है, जो हर स्टेट में एक होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई बात आती है तो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, ठीक है। ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग नीति निर्माण, यानी कोई भी नीति रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक, इसका डिसीजन लेने का काम, इसका फैसला करने का काम हमारे जुडिशियल सिस्टम में रहता है, यानी न्यायपालिका के इसमें अहम भूमिका रहती है। क्योंकि हर काम रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विदाउट रूल्स कोई भी वर्क इज नॉट फुलफिल, विदाउट वर्क कोई भी रूल सही नहीं होता है, कोई भी काम सही नहीं होता है, यानी हर काम रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन उसमें अप्लाई होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नीति बननी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नीति इंप्लीमेंट होनी चाहिए, सारा काम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि वैधानिक, प्रशासनिक व कार्यकारी कार्रवाई द्वारा इसके बिना किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देखिए संविधान के रक्षक में न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका ये काम करती है कि किसी भी विधान का कोई भी जो काम है, कोई भी कार्रवाई है या कोई प्रावधान है, उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी न्यायपालिका के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर सकते, हमें सारा काम न्यायपालिका के अकॉर्डिंग करना है। इसका जो मेन कंक्लूजन है वो यही है कि हमें ऑल वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स फुलफिल, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए न्यायपालिका यह भी सुनिश्चित करती है कि नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से हो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर टकराव नहीं हो। बिल्कुल, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग से क्या तात्पर्य है, रूल के अकॉर्डिंग से तात्पर्य यह है कि नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से हो कि जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, अब नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको जो भारतीय संविधान की जो क्लास हुई थी उसमें अच्छे से बता चुका हूँ कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ मैं आपको, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। यानी नीतियों का निर्धारण इस तरह से हो कि नागरिकों में मौलिक अधिकारों में कोई टकराव नहीं हो, नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं हो, नागरिकों में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हो, किसी प्रकार का कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो, इस तरह से नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। ये सुनिश्चित, ये निश्चित करने का काम भी हमारा जुडिशियल सिस्टम न्यायपालिका का ही होता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है। न्यायपालिका क्या करती है, कभी कभी सरकार की नीतियों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रद्द कर देती है, देन सरकार को कुछ दिशा निर्देश जारी करती है। देखिए न्यायपालिका क्या काम होता है, सरकार की कुछ ऐसी नीतियां होती है जो अकॉर्डिंग टू न्यायपालिका उनको सही नहीं लगती है, तो उसको वो आंशिक रूप से रद्द या निरस्त कर देती है, और फिर सरकार को कुछ दिशा निर्देश या सरकार को कुछ गाइडलाइन जारी करती है। उस गाइडलाइन को सरकार को पालन करना ही करना कंपल्सरी होता है, क्योंकि ये हमारा कानून देश में सर्वोच्च है, क्योंकि कानून सबसे ऊपर होता है, कानून का पालन करना सभी को मस्ट नेसेसरी है, ठीक है। तो इसमें कुछ नीतियां ऐसी होती हैं अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देती है, फिर सरकार को उसको पालन करना ही करना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी नीति तैयार करती, गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव रखा न्यायपालिका के सामने कि ये साहब ये नीति हम बनाएंगे, और अगर न्यायपालिका को वो नीति सही नहीं लगी तो न्यायपालिका क्या करती है, उस पॉलिसी को रद्द कर देती है, निरस्त कर देती है। देन गवर्नमेंट को क्या होता है, उसको मानना अनिवार्य रहता है। ये भी फिक्स रूल है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये न्यायपालिका का फिक्स रूल्स है, न्यायपालिका का फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब देखिए सेकंड है गैर सरकारी संस्था, यानी नीति निर्माण में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है। सबसे पहले हमने पढ़ा सरकारी संस्था, फिर इसके बाद में पढ़ा हमने गैर सरकारी संस्था। अब गैर सरकारी संस्थाओं में कौन कौन सी संस्था होती है, जैसे सामाजिक आंदोलनों की भूमिका। अब देखिए गैर सरकारी संस्थाओं में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि
सामाजिक आंदोलनों की भूमिका बहुत बेहतरीन रहती है। कैसे रहती है? सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचनाओं पे वह उपजे जो नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई सामाजिक आंदोलन हो रहा है, कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है, तो इस सामाजिक आंदोलन से सरकार को मोटिवेशन मिलता है, उसे विभिन्न तरह की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंचती है, तो गवर्नमेंट उन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद में नीति में उसको शामिल करता है। यानी गैर सरकारी संस्थाओं की भी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि सरकार जब उस डाटा का एनालिसिस करता है तो वो नीति निर्माण को काफी प्रभावित करते हैं। सामाजिक आंदोलन नीति निर्माण को काफी प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? क्योंकि जब सामाजिक आंदोलन होते हैं तो मीडिया के माध्यम से सरकार तक उसकी सूचना जाती है। जब सरकार तक इसकी सूचना जाती है तो सरकार उस सामाजिक आंदोलन को एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद में किस तरह से उस सूचना और आंकड़ों को वो नीति में शामिल करें, उसमें जो राइट बात होती है उसको वो सूचना, उसको वो नीति निर्माण में शामिल करती है सरकार। इसमें काफी अहम योगदान गैर सरकारी संस्थाओं का है। तो ये भी आपका आईएएस मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नीति निर्माण में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, उसको समझाइए। तो इसमें सरकारी और गैर सरकारी जो दो संस्थाएं हैं उसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत बेटर तरीके से आपको आंसर देना है ताकि आपको एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट डाल पाए। ठीक है, अब देखिए, कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां होती है, इंटरनेशनल एजेंसियां होती है, जिनका भी नीति निर्माण में काफी योगदान रहता है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छे तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की जो भूमिका होती है वो कैसे? जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक कंट्री है, और अनेक अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं वो लोक नीति निर्माण को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करती है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का कुछ न कुछ हस्तक्षेप रहता है लोक नीति निर्माण में। यानी लोक नीति निर्माण में ये कुछ न कुछ एडवाइस करती रहती है, एडवाइस देती है। कौन एडवाइस देती है? अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां। किसके लिए एडवाइस देती है? लोक नीति निर्माण की। क्या आप अपने नीति निर्माण में इन चीजों को इन्वॉल्व करें, इन चीजों को शामिल करें। ठीक है, तो लोक नीति निर्माण में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इस बात को आप समझते क्या? अब देखिए, कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं जिसके बारे में बताता हूं आपको। जैसे सबसे पहले है वर्ल्ड बैंक, सेकंड है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आप शॉर्ट में IMF कह सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को। अब यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा के अंदर है। अब इसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको कि ये क्या होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका क्या काम होता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि इनकी नीति निर्माण में क्या भूमिका रहती है, इन ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं, इनका नीति निर्माण में किस तरह से भूमिका रहती है वो आपको समझना है। एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको शॉर्ट में कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, ये तो हो गया आपका नंबर सेकंड, ये हो गया आपका नंबर थर्ड ILO, ये हो गया यूनेस्को नंबर 4, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ये हो गया आपका नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन ये हो गया आपका नंबर 6, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो कुछ 6 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मैंने बताई है जिनकी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर देखें हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम बन रही है। आजकल करंट में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी स्कीम चल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे चिरंजीवी योजना है, उसमें 10 लाख रुपए का इलाज फ्री होता है आज की तारीख में, या और भी कोई बहुत सा योजना है जो चल रही है। ये अब इन योजनाओं में अब ये हेल्थ से रिलेटेड योजना है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है, तो इसमें इस WHO का क्या योगदान रहता है, WHO का क्या रोल रहता है, ये इसी तरह से रोल रहता है। WHO गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि इसमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। ये जो नीति आप तैयार कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, इसमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं ताकि आपकी नीति बेटर इंप्लीमेंट हो, यानी बेटर जनता का हित इसमें हो। ठीक है, तो ये जो नीतियां हैं, जैसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की एक बहुत अच्छी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये मुद्रा से रिलेटेड ये जो एजेंसी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी बहुत अच्छी एजेंसी जो मुद्रा से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी नीति बनती है तो उसमें काफी हेल्पफुल रहता है। लेबर वर्क से रिलेटेड कोई एजेंसी है, ये तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। लेबर से रिलेटेड कोई नीति आपकी बनती है, जैसे अभी वर्तमान में
जो मनरेगा चल रहा है, महात्मा गांधी नरेगा रोजगार योजना, ये भी एक नीति है लेबर से रिलेटेड गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नीति है, उसमें यही एजेंसी हेल्प करती है। ठीक है, जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को भी हेल्प करता है शिक्षा के मामले में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। व्यापार संगठन, अगर ट्रेड से रिलेटेड आपकी कोई बात हो रही है, ट्रेड से रिलेटेड आपको कोई नीति बन रही है, इंटरनेशनल रूप से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कोई नीति बन रही है, तो इसमें WTO काफी हेल्प करता है। UNCTAD भी एक आपकी इंटरनेशनल एजेंसी है, इनकी काफी हेल्प रहती है नीति निर्माण में। अब देखिए अनगर की भूमिका, अनगर एक वर्ड है हिंदी का, इसकी नीति निर्माण में क्या भूमिका रहती है इसको हम समझते हैं। विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित वह उस विचार समष्टि को जिसका लक्ष्य किसी जाति या वर्ग विशेष का हित नहीं बल्कि संपूर्ण समाज कल्याण के उद्देश्य से जनमत कहा जाता है। देखिए जनमत क्या किसे कहा जाता है? जनमत का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ किसी विशेष वर्ग या जाति का ही उसमें हेल्प करो, यानी किसी विशेष वर्ग या जाति का ही आप कल्याण करो, ऐसी नीति तैयार करो जिसमें किसी विशेष वर्ग या जाति का ही कल्याण हो, ऐसी नीति मत तैयार नहीं करनी। जनमत ये कहता है कि समाज के हर वर्ग का हित हो, समाज के हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, यानी सरकार की जो योजना चलती है उसका हर वर्ग तक लाभ पहुंचे। समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो BPL हो, लोअर वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, हाई वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, इस वर्ग को अलग अलग वर्ग में डिवाइड कर रखा है, कास्ट कोई सिस्टम कर रखा है। कास्ट वाइज किसी प्रकार की कोई नीति नहीं बनती है, नीति वो बनती है जिसमें समाज के हर वर्ग का हित हो, समाज के हर वर्ग को लाभ मिले, यानी समाज में संपूर्ण वर्ग को लाभ मिले। अब देखिए इसमें भी इससे रिलेटेड आपके IAS मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका को समझाइए। नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की क्या भूमिका रहती है, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके IAS मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उनकी नीति निर्माण में क्या भूमिका रहती है उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। अगर आपका क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नीति निर्माण में जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या भूमिका रहती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर आपकी कोई नीति बनती है तो उसकी क्या भूमिका रहती है WHO की, तो उसमें आपको WHO की भूमिका को पूरा समझाना और वो भी अच्छी तरह से समझाना है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है कि WHO नीति निर्माण में कैसे काम करता है, कैसे जनता के हित में वो काम करता है, कैसे वो सरकार को एडवाइस करता है और कैसे वो जनता के हित में काम कर रहा है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे जनमत का आपको अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जनमत का अर्थ क्या होता है। देखिए जनमत का ये मीनिंग होता है कि जो लोक नीतियां होती है, ठीक है, यानी नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग या जाति का कल्याण नहीं हो बल्कि पूरे समाज का कल्याण। ठीक है, ऑल समाज का कल्याण, ये नहीं कि किसी स्पेशल जाति या किसी विशेष वर्ग का ही कल्याण हो, यानी सभी का इसमें कल्याण हो, यानी जो पब्लिक पॉलिसी नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबका हित हो। ठीक है, यही होता है जनपद। अब देखिए जनपद में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जिसमें एक दृष्टिकोण भी होता है और अन्य दृष्टिकोण भी इन्वॉल्व होते हैं, इन दोनों का सहयोग होता है, एक दृष्टिकोण और अन्य दृष्टिकोण का सहयोग होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए जनपद में अगर आप कोई बात कह रहे हैं, जैसे कोई मुद्दा आपका उठ रहा है या कोई प्रस्ताव आपका आ रहा है, अब किसी प्रस्ताव में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, अलग अलग एटीट्यूड होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग नजरिए से उसको देखा जाता है। अब ये नजरिया सेम है ये डिफरेंट है, इस बात को हमें देखना है। ठीक है, और इस जनमत को मोर देन पीपुल सपोर्ट करते हैं, यानी जनमत को मैक्सिमम पीपुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जनमत एक नीति निर्माण में एक सही प्रक्रिया है। देखा जाए तो नीति निर्माण में जनमत रूल्स के अकॉर्डिंग एक सही प्रक्रिया है, यानी इसको काफी संख्या में लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने का कारण भी यह है क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा, हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा, हमें जनता का विश्वास अच्छा हासिल होगा, प्लस सरकार को रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, इसलिए इस जनमत को मैक्सिमम लोग सपोर्ट करते हैं। अब देखिए साधारणतः लोकमत जनता के प्रभावशाली बहुमत का मत है। देखिए लोकमत जो होता है वो जनता के प्रभावशाली बहुमत का मत है। ठीक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि लोकमत बहुमत का मत हो। देखिए यह भी कंपल्सरी नहीं है कि लोकमत में बहुमत का मत हो, यानी लोकमत में पर्टिकुलर किसी लोकमत में बहुत से लोगों की राय, लोकमत एक व्यक्ति की राय भी हो सकती है,
और अनेक लोगों की राय हो सकती है। ठीक है, लोकमत एक व्यक्ति की राय ही हो सकती है, बल्कि अनेक लोगों की राय नहीं हो सकती। ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। यानी लोकमत बहुमत का मत होना नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखिए, लोक नीतियों के निर्माण में लोकमत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देता है। यानी लोक नीतियों के निर्माण में जो लोकमत का रोल रहता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, टू टाइप रोल रहता है, टू टाइप रोल। अब देखिए, लोकमत का अप्रत्यक्ष रूप से कैसे योगदान रहता है। यानी आपने कोई ऐसी बात कह दी जो बात हमारे व्यवहार में नहीं, लेकिन हमें कहीं से इसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये बात सही, तो वो तो होगी अप्रत्यक्ष। और बिल्कुल डायरेक्ट आपको वो बात कही गई है, डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो होगी प्रत्यक्ष। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लोकमत को लोकनीति के निर्माण में शामिल किया जाता है, परंतु डिसीजन हमारा राइट होना चाहिए। ये सारी बातें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो बातें हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स सही होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर ये सही नहीं है तो इसको नीतियों के निर्माण में शामिल नहीं किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर ये सही है तो नीति के निर्माण में इसको शामिल किया जाता है, चाहे वो बात अप्रत्यक्ष रूप से कही गई हो या प्रत्यक्ष रूप से कही गई हो। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए, सरकार और राजनीतिक दलों को उन्हीं नीतियों के निर्माण में पहल करनी पड़ती है जो प्रबुद्ध लोकमत हो, जिसमें प्रबुद्ध लोकमत आवश्यक हो। देखिए, सरकार और जनता को, सरकार और राजनीतिक दल, सरकार है या कोई पर्टिकुलर राजनीतिक दल है, उन्हीं नीतियों के निर्माण में पहल करनी चाहिए जिसमें प्रबुद्ध लोकमत आवश्यक हो, कंपल्सरी हो, प्रबुद्ध लोकमत होना चाहिए। देखिए, प्रबुद्ध लोकमत का मतलब यह है कि लोकमत आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी किसी भी एक व्यक्ति ने बात कही है, किसी भी एक व्यक्ति ने एडवाइस दी है, तो वो एडवाइस ऑथेंटिक होनी चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो उस बात को प्रबुद्ध लोकमत में नहीं माना जाता, उस बात को निरस्त मान लिया जाता है। ठीक है, देखिए, भारत हमारा विकासशील देश है, डेवलपमेंटल कंट्री की श्रेणी में, तो भारत जैसे कई विकासशील देशों में धीरे धीरे प्रबुद्ध लोकमत का उदय हो रहा है। प्रबुद्ध लोकमत का मतलब कोई भी ऐसी बात कह दी जो रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रबुद्ध लोकमत का मतलब एनी वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और हमारा देश भारत भी एक विकासशील देश है, भारत में भी ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यानी प्रबुद्ध लोकमत का उदय धीरे धीरे हो रहा है और होना भी चाहिए। रूल्स के अकॉर्डिंग नीति निर्माण में उन्हीं तथ्यों को शामिल करना चाहिए जो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी प्रबुद्ध लोकमत की भावना उसमें होनी चाहिए। अब देखिए, लोकमत को ध्यान में रखते हुए नई लोक नीतियों के निर्माण हेतु दबाव बनाना आवश्यक हो गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोकमत को अगर ध्यान में रखते हैं तो जो नई लोक नीतियों का निर्माण करते हैं उसमें दबाव बनाना भी जरूरी रहता है, प्रेशराइज करना भी जरूरी रहता है। प्रेशर कंपल्सरी, प्रेशर कंपल्सरी, अनिवार्य, क्योंकि दबाव जब तक रहेगा, प्रेशर जब तक ऊपर रहेगा, तो उसमें जो नीति निर्माता है वो सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि जब तक हमारा प्रेशर ही रहेगा, हम उसको खुला छोड़ देंगे, तो नीति निर्माता बिल्कुल फ्रीडम हो गए, फ्रीडम होकर तो काम करना है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। फ्रीडम बट अकॉर्डिंग टू रूल्स। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये बिल्कुल फैक्ट रूल है। ठीक है, अब देखिए आगे जनसंचार माध्यमों की भूमिका। देखिए, नीति निर्माण में जनसंचार माध्यम की भूमिका कैसे रहती है उसको हम समझते हैं। देखिए, जनसंचार के बहुत से एप्लीकेशन से बहुत से माध्यम है, जैसे आपका टीवी हो गया, आपका रेडियो हो गया, आपका मीडिया हो गया, ये जनसंचार में काफी हेल्प करते हैं। देखिए, टीवी के अंदर कोई बात बताई जा रही है, टीवी के अंदर कोई न्यूज देखते हैं, गवर्नमेंट तक कोई न्यूज पहुंचती है, रेडियो के माध्यम से कोई न्यूज सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से कोई न्यूज सुनते हैं, तो उनको लोक नीति के ऊपर ये काफी इफेक्ट डालता है और लोक नीति के निर्माण में इनको सरकार को काफी हेल्प मिलती है जनसंचार माध्यम की। जनसंचार का मतलब जनता तक उसका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, जनता तक उसका कम्युनिकेशन हो, जनसंचार यानी जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जनता के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जनता से जो कनेक्ट हो रहा है, उसका सरकार तक कैसा आउटपुट उनको मिल रहा है। तो ये जो कुछ माध्यम ऐसे हैं जिनका काफी हेल्प रहता है नीति निर्माण में, इनका हेल्प रहता है पॉलिसी मेकिंग में, हर तरह से वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी मेकिंग इन जनसंचार माध्यम।
यानी मीडिया का काफी हेल्प रहता है। अब देखिए, लोक नीति को प्रभावित करने, जन चेतना बढ़ाने, समाज में परिवर्तन लाने के जो साधन है, वो जनसंचार माध्यम, जो ये जो साधन है, सबसे पहले तो लोक नीति को कैसे हम प्रभावित करें, नंबर फर्स्ट, जन चेतना हम कैसे बढ़ाएं, नंबर सेकंड, समाज में हम परिवर्तन कैसे लाए, ये जो माध्यम है, इन सब चीजों में ये जो माध्यम काफी यूजफुल है। यानी ये सारी एक्टिविटी करने में ये जनसंचार माध्यम काफी हेल्पफुल है, काफी हेल्पफुल, यानी इनकी भूमिका बहुत सही तरीके से रहती है। समाज में किसी भी प्रकार का अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप जनसंचार माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। जनसंचार माध्यम का उपयोग करने से तुरंत आपका परिवर्तन आएगा, जन चेतना बढ़ेगी, प्रभावित बढ़ेगी। जैसे कोई भी बात आपने टीवी पर अनाउंस कर दी, कोई भी न्यूज आप टीवी पर चल रही है, वो सभी लोग उसको देख रहे हैं, सभी लोगों तक वो बात पहुंच रही है, ठीक है, टेलीविजन के माध्यम से, तो वो नीति निर्माण में काफी इफेक्ट डालते हैं। यानी जनसंचार माध्यम में ये जो 2-3 बातें ऐसी है, लोक नीति को प्रभावित करने में ये काफी हेल्पफुल रहते हैं, जन चेतना को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल रहते हैं, समाज में परिवर्तन लाने में भी काफी ये यूजफुल रहते हैं, यानी इनका योगदान काफी रहता है। तो ये भी आपका आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएएस मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नीति निर्माण में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका रहती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। कि नीति निर्माण में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका रहती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये इस पर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको जनसंचार माध्यम का डिटेल एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे नीति निर्माण में इफेक्ट डालते हैं और कैसे नीति निर्माण के लिए हेल्पफुल रहते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, दबाव एवं हित समूह की भूमिका, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, पहले मैंने इसको समझाया था दबाव एवं हित समूह क्या होता है। अभी मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दबाव एवं हित समूह की क्या भूमिका रहती है नीति निर्माण में, ठीक है। अब देखिए, दबाव एवं हित समूह से तात्पर्य, इसका क्या मीनिंग होता है, ऐसे संगठित समूह से हैं जो सरकारी निर्णयों को बिना अपने सदस्यों को औपचारिक रूप से सरकारी एजेंसियों में शामिल करते हुए प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यानी ये ऐसा संगठित समूह है, ये एक ऐसा संगठित ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी सरकारी निर्णय होता है, जैसे कोई सरकारी डिसीजन होता है, बिना अपने सदस्यों को औपचारिक रूप से सरकारी एजेंसियों में शामिल, यानी बिना अपने सदस्यों को औपचारिक रूप से सरकारी एजेंसियों में शामिल किए बिना ही प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दबाव एवं हित समूह का क्या मीनिंग होता है और इसकी क्या भूमिका रहती है। यानी ये एक ऐसा संगठित समूह है जो बिना सरकारी एजेंसियों को शामिल करते हुए इफेक्ट करता है। यानी ये एक ऐसा समूह है जिसको अपन सरकारी एजेंसियों में शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये लोक नीतियों पर इफेक्ट डाल रहा है, प्रभावित करने की कोशिश करता है, लोक नीति के निर्माण को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये समूह राजनीतिक दलों से डिफरेंट होता है। जैसे कोई भी राजनीतिक दल है, सपोज बीजेपी है या कांग्रेस है, अब ये जो राजनीतिक दल होता है, इससे ये जो दबाव और हित समूह है, ये जो दबाव और हित समूह है, ये बिल्कुल अलग होता है। ये राजनीतिक दल से बिल्कुल अलग होता है दबाव और हित समूह। क्यों अलग होता है? क्योंकि इनका काम डिफरेंट होता है, इनका जो वर्किंग स्टाइल है अलग होता है। ये बिना सरकारी सेवाओं में शामिल करते हुए भी इफेक्ट डालते हैं, इसलिए इनका वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। ये राजनीतिक दलों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दबाव और हित समूह। इनका जो प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि लोक नीतियों के प्रतिपादन को ये प्रभावित करते हैं। इनके प्राथमिक उद्देश्य में ये बात शामिल की जाती है, इनकी जो प्राइमरी एम जो होता है उसमें ये होता है कि वह लोक नीतियों का जो प्रतिपादन होता है, लोक नीतियों को कैसे लागू करते हैं, उसको वो काफी इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। दबाव और हित समूह, ये स्पेशली बात की जा रही है दबाव एवं हित समूह की बात, ठीक है। अब देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हित को ये प्रभावित करते हैं। दबाव और हित समूह क्या करता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हित को ये प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? कि जनता का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दोनों तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालते हैं कि जनता का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें अहित तो नहीं हो रहा है, इस बात को भी ये वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, लोक नीति निर्माण प्रक्रिया में उनके प्रभाव का स्तर उनके संगठन पे संचालन के स्तर पर निर्भर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक, मोस्ट आईएमपी टॉक। कैसे? लोक नीति निर्माण प्रक्रिया में जो प्रभाव का स्तर होता है वो उनके संगठन, सबसे पहले तो उनका ऑर्गेनाइजेशन और संचालन के स्तर पर, ऑर्गेनाइजेशन और वो कैसे रोटेट हो रहा है उसके स्तर पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी नीति निर्माण प्रक्रिया का जो स्तर है वो संगठन और संचालन के स्तर पर डिपेंड करता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आज की हमारी क्लास हुई है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हमारी लोक नीति की 12वीं क्लास हुई है, यानी पब्लिक पॉलिसी की 12वीं क्लास हुई है। और आज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि नीति निर्माण में प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, वहां से हमने क्लास स्टार्ट की थी। और इसमें
जो प्रशासन की भूमिका में कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है उनको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा। और आगे हमने जो गैर सरकारी संगठनों में कौन कौन से अलग संगठन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का क्या योगदान है, उनका क्या योगदान है, जनमत का क्या योगदान है, लोकमत का क्या योगदान है, बहुमत कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा। यानी अच्छी तरह से हमारी ये क्लास हुई है, हर वर्ड हर चीज़ को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से सुना देखा होगा तो 50% तो आपको बिल्कुल एज इट इज समझ में आ गया होगा, और 50% जो बचता है उसको आप रिपीट करके प्रिपरेशन करके आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास से रिलेटेड आज का जो वीडियो हमारा बना है इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो क्लास पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं, और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें क्योंकि हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है। तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखते रहें, कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहें, कंटिन्यू क्वेश्चन के आंसर लिखने का अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।